हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की साइंस के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसका हम लेक्चर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये हमारा एक और नया चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज कार्बन। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इनमें करंट पास नहीं होता, या कह सकते हैं बहुत ही कम करंट पास होता है, इसलिए इनको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट याद रखना है। कार्बन के जो मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सारे नहीं का, मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर लो, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनका क्या होता है, लो होता है बच्चों। ठीक है, क्यों होता है हम चर्चा करेंगे। ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कौन सी होती है, वीक होती है। और उन फोर्स का नाम होगा वंडरवाल्स फोर्स। कौन सी फोर्स होगी बच्चों, वंडरवाल्स फोर्स। एज दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आइंस। हमने ये पहला ही पॉइंट पढ़ चुके हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब ये जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है कि ये अलग होने के बाद आयन नहीं देते, डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कार्बन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बन एंड इट्स वैलेंसी। It could gain 4 electron forming C4 negative ion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electron. This is 4 extra electron. अगर ध्यान दें, कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 9th क्लास के हिसाब से तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जो लुईस साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से लास्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करने पड़ेगा। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। 4 अगर और आगे इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, जबकि प्रोटॉन उतने ही हैं, कितने हमारे पास, कितने हैं, 6 हैं। तो 6 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जो ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए इनके का। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। वैसे तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, कर सकता था 4 इलेक्ट्रॉन गेन, क्यों नहीं कर पाएगा उसका रीजन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव। ये लॉस कर सकता था, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on just 2 electron। अगर मान लीजिए ये कहता है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी आसान नहीं है, कर सकता था और ये C4 पॉजिटिव बन सकता था,
क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4 पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके पास लॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 6 प्रोटॉन बचेंगे और वो केवल 2 प्रोटॉन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ना जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने चाहिए थे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन इनको क्या करने चाहिए थे, लॉस करने चाहिए थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इन दोनों के हमने रीजन पढ़े, ठीक है। तो ये जो 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेगा बच्चों, किसी दूसरे के साथ क्या करेगा, शेयर पेयर करेगा। और शेयर पेयर करके कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और वैसे इसकी अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपसे सीधा पूछ लिया जा सकता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो ध्यान रखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है बच्चों, एक की बॉन्ड ये लाइन नहीं होती, बॉन्ड इज ए फोर्स। बॉन्ड क्या होता है, क्या फोर्स होता है जो 2 एटम के बीच में लगता है, वो फोर्स क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। अगर वो फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगा हुआ है तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जबकि शेयर पेयर के दौरान जब ये आपस में फोर्स से जुड़ते हैं उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वंडरवाल्स फोर्स जो अभी बात की उसकी चर्चा करेंगे। सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर यानी लार्ज शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन में 2 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। और शेयर पेयर करके क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के लार्ज शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के लार्ज शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों हाइड्रोजन के एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर पेयर कर लिया, और इनके कारण शेयर पेयर करने के बाद ये बन गया आपका H2, और 2 एटम को कंबाइन करते तो ये क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो था H2 मॉलिक्यूल, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 बन गए, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, एक को इस तरह से डॉट से दिखा रखा हमने और एक को हमने क्रॉस से दिखा रखा, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिए तो ये दोनों शेयर पेयर हो गए। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। फिर से देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेयर पेयर कर ली, तो शेयर पेयर वाला दोनों तरफ काउंट होता है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, क्लोरीन मॉलिक्यूल के लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7। दूसरे क्लोरीन के एटम के लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये आपस में क्या कर लेगा, शेयर पेयर कर लेगा, यानी Cl सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। अब ये जो Cl है इधर भी इसका ये इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका भी ये कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके भी 8 हो गए। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो पहले सेल के अंदर 2, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में राइट साइड में सॉरी दिखा रखा है, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है इन 2 की वजह से, ठीक है, कर लोगे तो इस तरह से ये बॉन्ड बन गई। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के लार्ज शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको ऑक्टेट करने के लिए 2 और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर, तो इसका बन जाएगा O डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, जबकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। देखिए अब ऑक्सीजन के लार्ज शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के लार्ज शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बाकी सेल से दिखाना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं। 4 मैंने इकट्ठे दिखाए हैं, देखिए 4 इकट्ठे क्यों दिखाए, क्योंकि दो दो कोवेलेंट बॉन्ड बने, 4 इकट्ठे रहेंगे। बाकी आपके पास दिखा रखे हैं, पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के अंदर कितने ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 2 इसके अंदर, इसी तरह से 2 उसके आगे, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन के लार्ज शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 7 से लिखेंगे नाइट्रोजन को तो कितना लिखेंगे, 2 और 5। इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो दूसरा अगर नाइट्रोजन की बात करें, उसके लार्ज शेल में 5 और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में 1 भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में 2 भी हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में 3 भी हो सकते हैं। यानी ये मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन में सिंगल था, ऑक्सीजन में डबल था, और नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल है। ठीक है, और वैसे कुछ नहीं करना, अगर आप ये डैश नहीं दिखाओगे तो इस तरह से सर्कल दिखा दोगे तो बीच में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बीच में दिखा रखे। ठीक है, डायग्राम वाला नया बनाओ तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो जरूर बनाना सीख लो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपके पास आता है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल को कैसे बनाओगे, इसको देखिए। आपके पास कार्बन के लार्ज शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला कैसे होता है मीथेन का, CH4 होता है बच्चों। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और 4 हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। और हाइड्रोजन के लार्ज शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास हाइड्रोजन के 8 दिखाने के लिए मैं ये सर्कल बना देता हूँ, हाइड्रोजन को भी इनमें शामिल कर लेता हूँ और हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये जो आपके पास हाइड्रोजन के तो 2-2 काउंट हो जाएंगे, जबकि कार्बन के कितने काउंट हो जाएंगे, 8 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या किया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, ताकि पहचान बनी रहे, आपको डायग्राम आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और अगर और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के डैश यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन की डैश लगा के हम यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि इस तरह से हमने यहाँ पे इकट्ठे किए थे इलेक्ट्रॉन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन आपस में इकट्ठे हुए थे, इन्होंने कंबाइन किए थे, म्यूचुअल शेयर किए थे, वहाँ पे हम एक लाइन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया CH4। CH4 में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के साथ है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या डिफरेंस है आयनिक और कोवेलेंट बीच, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग टू CBSE। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब उनमें क्या होता है बच्चों की जो अरेंजमेंट होता है वो आपका फिक्स होता है। सॉलिड तो होते हैं, अरेंजमेंट फिक्स। जैसे बात करें NaCl की, तो आपको पता है एक Na पॉजिटिव के बाद Cl नेगेटिव आएगा, ऊपर भी Cl नेगेटिव, यानी एक Cl नेगेटिव चारों तरफ आपके पास किससे घिरा होगा, Na पॉजिटिव से, और Na पॉजिटिव किससे घिरा होगा, Cl नेगेटिव से। यानी एक Na पॉजिटिव के बाद Cl नेगेटिव आएगा और एक Cl नेगेटिव के बाद Na पॉजिटिव आएगा, एक रेगुलर पैटर्न बना होगा। इस प्रकार के सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो म्यूचुअल शेयर पेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर हो सकते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स ओनली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं।
आयनिक कंपाउंड्स आपके हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट करें नेटवर्क सीरीज में, जैसे ग्रेफाइट की। किसकी बात करें? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट जो है वो आपके पास कैसा होता है? सॉफ्टी होता है। सॉरी, सॉफ्ट तो आ गया। हार्ड की बात करें नेटवर्क सीरीज में तो डायमंड। जैसे आयनिक कंपाउंड सारे हार्ड होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे डायमंड। इनमें क्या होता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में जुड़ा होता है। तो एक पॉजिटिव कैटाइन मतलब और एक नेगेटिव मतलब एनाइन के बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिर ज़्यादा होता है। जबकि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों? लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे NaCl अगर जुड़ गया तो इन आयन को अलग अलग आसानी से नहीं किया जा सकता, और ये सॉलिड होते हैं तो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी करंट पास नहीं होता इनमें, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज और एक्वा सॉल्यूशन। इसके अंदर मैं पानी डाल दूं या इसको मैं मेल्ट कर लूं, तो मेल्ट करने के बाद यानी हीट देने के बाद या पानी डालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर आयन बन जाता है। और किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आयन का होना या किसी चार्ज पार्टिकल का होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉलिड स्टेट में तो ये आपके इंसुलेटर हैं, करंट पास नहीं होगा। करंट पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं है। जबकि मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस फॉर्म के अंदर आपके पास ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। सोल्यूबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, जिसका जैसे वाटर हो गया आपके पास, उनके अंदर ये क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। जबकि ये सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन के अंदर। इनकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। जैसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चों, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर किया है उनमें रिएक्शन की टाइप पढ़े थे, उनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, मिलाया और मिलाती रिएक्शन हो जाती है। जबकि इनकी रिएक्शन कैसी होती है? बहुत ही स्लो होती है। आयनिक बॉन्ड जब वो नॉन रिजिड होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड रिजिड होता है, फिक्स होता है, और आपके पास डायरेक्शनल होती है। ऐसा नहीं है कि कैसे ही हम उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी? सेम होगी। इस प्रकार की अगर जो प्रॉपर्टी शो करता है उन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोफ बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कई बार हमें एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है, और वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है दूसरी फॉर्म के अंदर कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चों सेम। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है बच्चों? सेम होती है। जैसे कार्बन के दो मुख्य एलोट्रोप्स है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। दोनों को अगर आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो दोनों ही आपको CO2 गैस देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जबकि डायमंड जो है वो आपका हार्ड होता है और ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वीक नहीं है। ठीक है, ये आपका चिकना भी होता है, ठीक है, शाइनिंग भी होती है। तो ये जो है डायमंड है वो लाइट का रिफ्लेक्शन काफ़ी करता है, इतना ग्रेफाइट नहीं करता। तो इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? सेम है। तो जनरली तौर पे मोस्ट टू कॉमन आपके जो एलोट्रोप है कार्बन के वो हैं डायमंड और कौन सा? ग्रेफाइट। कार्बन की के एलोट्रोप में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में क्या होता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रेगुलर एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है? एक कार्बन इस तरह से 4 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है।
फिर ये कार्बन भी आपके पास 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, ये भी 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से ये नेटवर्क बनाता है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल बनाता है, और ये वेरी रिजिड होता है, इनकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती आसानी से, ठीक है। तो ये आपके पास डायमंड है। अब मैंने बोला कि कार्बन जो होता है वो लिंक होता है 4 अदर कार्बन एटम के साथ। एक कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसके पास क्या नहीं होंगे? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगा आपके पास? इंसुलेटर होगा। ये कैसा होगा बच्चों? इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है? ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली 3 कार्बन एटम इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग लेयर ऑफ हेक्सागोनल नेटवर्क सेपरेटेड बाय कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस। काफ़ी डिस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं। द डिफरेंट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेज कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेज। जो ये आपस में जो जुड़ी होती हैं उनको हम वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। जिस फोर्स से ये जो आपस में ये लेयर है, ये जो लेयर आपस में जुड़ी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल्स फोर्स बोलते हैं। इसमें एक कार्बन जो होता है वो 3 ही अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसका मतलब इसके पास एक क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इस बात को भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमने कार्बन के बारे में पढ़ा और डायमंड के बारे में पढ़ा। इसमें वैसे कुछ नहीं करना बच्चों, थोड़ा सा अगर डायग्राम आपको बनाना भी पड़ जाए तो आपको एक हेक्सागन बनानी है। इस तरह से क्या बनानी है? हेक्सागन बनानी है। फिर इनसे जुड़ी हुई एक हेक्सागन बनानी, ठीक, फिर इससे जुड़ी हुई एक हेक्सागन बनानी। इस तरह से हेक्सागन बनाते जाइए। मैं यहाँ पे सही बढ़िया तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपके एक अच्छा हेक्सागन बन सकता है। जहाँ भी गैप आए वहाँ भी आप हेक्सागन ही बना देना, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया, इस तरह से चलता जाएगा। ऐसी एक नीचे लेयर बना देना, ठीक है। तो एक कार्बन एटम है, यहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ टर्न होगा वहाँ कार्बन होगा। हेक्सागन के कॉर्नर होंगे वहाँ आपके पास कार्बन होंगे, ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? जो एक कार्बन है वो देखिए, ये जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन केवल 3 कार्बन, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, और इसी के कारण इसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। और जब नीचे वाली लेयर आती है तो इनके बीच में गैप भी होता है और वीक फोर्स होता है, जिसके कारण ये जो एक दूसरे के ऊपर आसानी से खिसक जाती है लेयर, जिसके कारण ये स्लीपरी इन नेचर होता है। कैसा होता है? ये स्लीपरी इन नेचर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये था आपके पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।